नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट, सॉट्जम। BA, वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, BAVTM, CBCS। BTMC 132 प्रबंधन की बुनियादें। खंड 1 व्यावसायिक मूलभूत संकल्पनाएं, रूप तथा वित्तपोषण। इकाई 3 व्यावसायिक संगठन के रूप 2। 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि व्यावसायिक संगठन के एक आदर्श रूप के लक्षण बता सकें, पीपल्स व्यावसायिक संगठन के 4 रूपों की तुलना कर सकें तथा व्यावसायिक संगठन के रूप का चुनाव कर सकें। 3. एक प्रस्तावना। इकाई 2 में आपने पढ़ा था कि व्यावसायिक संगठन के 4 रूप होते हैं: आय, एकल स्वामित्व, 2, साझेदारी, 3, संयुक्त स्टॉक कंपनी तथा 4, सहकारी समिति। आपने इन चारों रूपों के गुणों तथा सीमाओं के विषय में भी जान लिया है। एकल स्वामित्व तथा साझेदारी नियंत्रण, अभिप्रेरण स्थापना की सुगमता तथा कम लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी होते हैं, किंतु सीमित साधन, सीमित प्रबंधन कुशलता तथा असीमित दायित्व इनकी मुख्य कमियां हैं। दूसरी ओर, अधिक साधन, सीमित दायित्व तथा नानाविध प्रबंधन कुशलता कंपनी संगठन के लाभ हैं। जब आप एक नया व्यवसाय आरंभ करने की योजना बनाते हैं, तब आपको यह निर्णय करना होता है कि प्रस्तावित व्यवसाय के लिए संगठन का कौन सा रूप अधिक उपयुक्त है। इसके लिए आपको प्रस्तावित व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठन के चारों रूपों में से प्रत्येक की उपयुक्तता का समालोचनात्मक विश्लेषण करना होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह उद्यमकर्ता की शक्ति तथा उत्तरदायित्व और लाभ हानियों के विभाजन का निर्धारण करता है। एक बार इसका चुनाव हो जाने के बाद इसे बदलना अत्यंत कठिन तथा खर्चीला होता है। इस इकाई में आप संगठन के एक अच्छे रूप के आवश्यक गुणों के विषय में पढ़ेंगे, संगठन के 4 रूपों की तुलना करेंगे, संगठन के रूप के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण करेंगे तथा यह निर्णय करेंगे कि स्थिति विशेष में कौन सा रूप सबसे उपयुक्त है। 3. 2 आदर्श व्यावसायिक संगठन के आवश्यक गुण। इस बात का विवेचन करने के पूर्व कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यवसाय के एक विशेष रूप का चुनाव किस प्रकार किया जाए, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि संगठन के एक आदर्श रूप के आवश्यक गुण क्या हैं। इसमें हमें व्यवसाय के प्रत्येक रूप का सही मूल्यांकन करने तथा एक विशेषज्ञ रूप के उचित चुनाव का अंतिम निर्णय करने में सहायता मिलेगी। संगठन के एक आदर्श रूप के आवश्यक गुण निम्नलिखित होते हैं। 1. स्थापना की सुगमता, ईज ऑफ फॉर्मेशन। संगठन के किसी एक विशेष रूप को दूसरे पर तरजीह देने का एक प्रमुख कारण उस व्यवसाय को स्थापित करने की सुगमता होती है। संगठन के एक विशेष रूप की स्थापना की तुलनात्मक सुगमता अथवा कठिनाई मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है: आय, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कानूनी विशेषज्ञों की फीस, प्रलेखों के प्रारूप बनाने का खर्च, लाइसेंस प्राप्त करने का खर्च, स्थापना संबंधी व्यय आदि। 2. कानूनी औपचारिकताएं तथा 3. क्रियाविधि संबंधी विलंब। जब तक अत्यंत अनिवार्य न हो, ऐसे संगठन का चुनाव अच्छा होता है जिसकी स्थापना सुगमतापूर्वक की जा सकती है। 2. पूंजी जुटाने का अवसर, स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल। संगठन की पंसद मुख्य रूप से आवश्यक पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है, जो व्यापार के स्वरूप और संचालन के पैमाने से निर्धारित होती है। उदाहरणार्थ, यदि आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, तब अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि आप एक चीनी मिल लगाना चाहते हैं, तब आपको पूंजी की एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। संगठन का आदर्श रूप वह है जो यथासमय आवश्यकतानुसार पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करता हो। 3. देयता की सीमा, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। आप जानते हैं
कि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तथा अनिश्चितता का तत्व होता है। इस दृष्टि से सामान्यतः व्यवसाय सीमित देयता पसंद करते हैं। अतः सीमित देयता को एक अच्छे प्रकार के संगठन का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। किंतु व्यवसाय में पहल शक्ति लगाव और प्रेरणा के लिए कुछ जोखिम भी आवश्यक होता है। कई बार इस प्रकार की प्रेरणा का अभाव प्रबंधन कार्मिकों में दुर्बलता, अकुशलता तथा बेईमानी तक का कारण बन सकता है। 4. कारोबार में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। संगठन का रूप बहुत लचीला होना चाहिए तथा बिना किसी कठिनाई अथवा जटिलता के बदलती हुई व्यावसायिक स्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं अथवा संयंत्रों और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना अथवा उसमें विविधता लाना चाहते हैं, तो संगठन को सब अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। 5. स्थायित्व तथा निरंतरता, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्वामियों, कर्मचारियों तथा ग्राहकों के हित में व्यवसाय का स्थायित्व तथा लंबा जीवन अभीष्ट है। कर्मचारी सदा स्थायी तथा निरंतर रोजगार पसंद करते हैं। यदि व्यवसाय स्थायी है तो स्वामी भविष्य के लिए योजना बना सकेगा तथा लंबे समय तक आय प्रदान करने वाले निवेश कर सकेगा। ग्राहकों की दृष्टि से भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल और सेवाओं की नियमित पूर्ति अपेक्षित है। संगठन का एक आदर्श रूप वह है जो व्यवसाय को उचित मात्रा में स्थायित्व प्रदान करता। 6. प्रबंधन की क्षमता, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यवसाय की सफलता प्रबंधन की कार्यकुशलता पर निर्भर होती है। प्रबंधन की कार्यकुशलता उसके नैपुण्य, अभिप्रेरण, लचीलेपन तथा अनुकूलनीयता पर निर्भर होती है। किसी एक व्यक्ति में इन समस्त गुणों का होना कठिन है। 7. सरकारी नियंत्रण व विनियमों की सीमा, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। यदि सरकारी नियंत्रण तथा विनियम बहुत अधिक है, तो उद्यम को कानूनी औपचारिकताओं तथा अनुदेशों को पूरा करने में पर्याप्त समय, धन और शक्ति व्यय करनी पड़ेगी। कुछ स्थितियों में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा फर्म के रोजमर्रा के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है। यह सच है कि जिन व्यावसायिक उद्यमों के कार्यों का समुचित रूप से सरकारी नियमन होता है, उन पर निवेशकर्ताओं, लेनदारों तथा ग्राहकों का अधिक विश्वास होता है। किंतु अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप उद्यमकर्ताओं द्वारा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि यह उनकी पहल शक्ति को क्षति पहुंचाता है तथा उसके व्यवसाय के चलने बाधा डालता है। 8. व्यावसायिक गोपनीयता, बिजनेस सीक्रेसी। व्यवसाय में यह आवश्यक होता है कि व्यवसाय के रहस्यों को प्रतियोगियों से गुप्त रखा जाए। अतः संगठन के एक ऐसे रूप को जो व्यावसायिक रहस्यों को गुप्त रखने में सहायक हो, उस रूप से अच्छा माना जाता है जिसमें व्यावसायिक रहस्यों को गुप्त रखना कठिन हो। 9. कर, भार, टैक्स बर्डन। बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क जैसे व्यावसायिक कर कुछ विशेष उत्पादों तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अतः ऐसे करों का प्रभाव संगठन के प्रत्येक रूप पर एक सा पड़ता है तथा इन रूपों के बीच चुनाव का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु संगठन के विभिन्न रूपों के लिए आयकर देयता अलग अलग होती। अतः यह स्वाभाविक है कि संगठन के उस रूप को आदर्श माना जाए जिसकी आयकर देयता सबसे कम हो। इस दृष्टि से संयुक्त स्टॉक कंपनी संगठन को आदर्श माना जाता है क्योंकि इसे कर में बहुत सी राहतें मिलती हैं जो संगठन के अन्य रूपों में उपलब्ध नहीं होती। 10. स्वामित्व के परमाधिकार, ओनरशिप प्रेरोगेटिव्स। कुछ व्यक्तियों की प्रबल इच्छा होती है कि वे समस्त व्यावसायिक क्रियाकलाप को स्वयं नियंत्रित करें। वे निजी नेतृत्व को अधिक महत्व देते हैं। कुछ लोग व्यवसाय के उत्तरदायित्वों तथा जोखिमों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। कुछ लोग व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण की प्रबल इच्छा के बिना पूंजी के एक भाग का स्वामित्व चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यावसायिक जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं।
संगठन का एक आदर्श रूप स्वामियों के ऐसे परमाधिकारों का ध्यान रखता है। 3 तीन संगठन के विभिन्न रूपों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ वेरियस फर्म्स। आपने पढ़ा है कि एक आदर्श संगठन में स्थापना की सुगमता, सीमित देयता, पर्याप्त पूंजी जुटाने का अवसर, व्यावसायिक गोपनीयता, लचीलापन, व्यवसाय का स्थायित्व, सरकारी नियंत्रण, कम कर देयता आदि लक्षण होने चाहिए। आप जानते हैं कि संगठन के 4 प्रमुख रूप हैं। ये हैं: 1 एकल स्वामित्व, 2 साझेदारी, 3 कंपनी तथा 4 सहकारी समिति। संगठन के एक आदर्श रूप के लिए आवश्यक उपर्युक्त लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम संगठन के इन चारों रूपों के लक्षणों की तुलना करेंगे। ऐसी तुलना द्वारा संभवतः हम संगठन के उस रूप को पहचान पाएंगे जिसमें ये समस्त आदर्श लक्षण हों। यदि आपकी तालिका 3 एक का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि संगठन के किसी भी रूप में समस्त आदर्श गुण नहीं है। संगठन के प्रत्येक रूप में इनमें से कुछ गुण मिल जाएंगे। प्रत्येक रूप कुछ दृष्टि से अच्छा होता है, परंतु दूसरी दृष्टि से अच्छा नहीं होता। उदाहरणार्थ, एकल स्वामित्व तथा साझेदारी, स्थापना की सुगमता, सरकारी नियमन से मुक्ति, स्वामित्व के हित, व्यावसायिक रहस्यों की गोपनीयता आदि दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, किंतु ये गुण कंपनी तथा सहकारी संगठनों में नहीं पाए जाते। सीमित देयता, पूंजी जुटाने के अवसर, पेशेवर प्रबंधन, जीवन की निरंतरता आदि की दृष्टि से कंपनी तथा सहकारी संगठन आदर्श माने जाते हैं। अतः संगठन के किसी भी रूप को हर प्रकार से आदर्श तथा हर स्थिति के लिए उपयुक्त मानना कठिन है। 3 4 संगठन के चुनाव का मापदंड, क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। चारों रूपों की तुलना करने पर हमने पाया कि उनमें से कोई भी सभी दृष्टियों से आदर्श नहीं है। इसमें से प्रत्येक रूप कुछ दृष्टियों से अच्छा है, लेकिन कुछ दृष्टियों से अच्छा नहीं है। अतः संगठन के एक सर्वोत्तम रूप की तलाश ऐसी है जैसा कि एक कमीज की तलाश जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त हो। हो सकता है कि संगठन का कोई एक रूप एक स्थिति में तो उपयुक्त है, लेकिन दूसरी स्थितियों में उपयुक्त न हो। संगठन का सर्वोत्तम रूप वह है जो किसी विशेष व्यवसाय की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करता हो। चुनाव का मुख्य आधार उद्यमकर्ता द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति होता है। चूंकि उद्देश्य अलग-अलग व्यवसाय के लिए अलग-अलग होते हैं, अतः संगठन का कोई भी रूप प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अब हम विश्लेषण करेंगे कि वे कौन से तत्व हैं जो व्यावसायिक संगठन के रूप के चुनाव में हमारी सहायता करते हैं। संगठन के चुनाव से संबंधित निर्णय व्यवसाय के 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण होता है। क व्यवसाय प्रारंभ करते समय, ख व्यवसाय के विस्तार के समय। 3.4 एक व्यवसाय प्रारंभ करते समय मापदंड। एक नया व्यावसायिक उद्यम प्रारंभ करते समय व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त रूप का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संगठन का रूप ही अंततः उद्यमकर्ता की शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। चुनाव निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। 1 व्यवसाय की प्रकृति। संगठन के उपयुक्त रूप का चुनाव प्रस्तावित व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न व्यवसायों की संगठनात्मक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, एक बड़ी सीमेंट उत्पादन इकाई तथा सीमेंट बेचने वाली एक फुटकर दुकान के लिए संगठन का एक सा रूप उपयुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार का कपड़ा मिल के लिए उपयुक्त संगठन का एक दर्जी की दुकान के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। 2 व्यवसाय का परिमाण। व्यवसाय का अनुमानित परिमाण भी संगठन के उन उपयुक्त रूप के निर्णय को प्रभावित करता है। यदि व्यवसाय का परिमाण छोटा है, तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता होगी तथा कम जोखिम उठाना पड़ेगा। इसी स्थिति में एकल स्वामित्व उपयुक्त हो सकता है।
किंतु यदि व्यवसाय का परिणाम बड़ा है तो आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा जो किसी अकेले स्वामी के लिए कठिन होगा। अतः साझेदारी अथवा कंपनी अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। कारोबार का क्षेत्र। कारोबार का क्षेत्र भी संगठन के रूप के चुनाव को प्रभावित करता है। यदि क्षेत्र सीमित है तथा एक विशेष इलाके में ही है तो एकल स्वामित्व संगठन का उपयुक्त रूप हो सकता है। किंतु यदि क्षेत्र विस्तृत है तो संयुक्त स्टॉक कंपनी उपयुक्त रूप होगी। 4. नियंत्रण की कामना। नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की मात्रा भी संगठन के चुनाव का निर्धारण करेगी। यदि व्यावसायिक कार्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की कामना है तो एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी अपनाई जानी चाहिए। यदि आप समझते हैं कि प्रत्यक्ष नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है तो संगठन का कंपनी रूप सर्वोत्तम होगा। 5. पूंजी संबंधी आवश्यकताएं। संगठन का रूप व्यवसाय की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं पर भी निर्भर होगा। ऐसा व्यवसाय जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता है एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी के आधार पर संगठित किया जा सकता है। किंतु यदि वित्तीय आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, तो संगठन का संयुक्त स्टॉक कंपनी रूप ही उचित रहेगा। 6. जोखिम तथा देयता की मात्रा। आप जानते हैं कि व्यावसायिक कार्यों में जोखिम होता है। यदि व्यावसायिक उद्यम के प्रवर्तक उसके जोखिम से डरते हैं तो व्यवसाय को सीमित देयता वाले संगठन आधार पर आरंभ करेंगे, अर्थात वे एक कंपनी बनाएंगे। किंतु जोखिम उठाने की क्षमता है तो वे व्यवसाय को एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी के आधार पर संगठित कर सकते हैं। 7. सरकारी विनियम। आप जानते हैं सरकारी नियंत्रण और विनियम संगठन के कंपनी तथा सहकारी रूपों में अन्य दो रूपों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अतः यदि आप बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण तथा विनिमय नहीं चाहते तो आपको एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी को चुनना चाहिए। 3 अप्रैल 2002 विस्तार के समय मापदंड। व्यवसाय में वृद्धि एक सामान्य क्रिया है। जब आपका व्यवसाय सफल होता है तो आप उसका विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। विस्तार कार्यक्रम के निम्नलिखित आशय हो सकते हैं। आय, बड़े पैमाने पर वित्तीय साधनों की आवश्यकता। 2. आंतरिक पुनर्गठन तथा नियंत्रण की आवश्यकता। 3. विशिष्ट सेवाओं जैसे संचार, लेखा विधि, विपणन आदि की आवश्यकता। 4. सरकारी नियंत्रण और विनियमों में वृद्धि। करदेयता में वृद्धि। 6. नियंत्रण तथा समन्वय की समस्या में वृद्धि। वास्तव में इन समस्याओं का स्वरूप वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति तथा अपनाए गए विस्तार कार्यक्रमों के रूप पर निर्भर होगा। अपना विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आप संगठन के वर्तमान रूप से काम चला सकते हैं अथवा संगठन का एक नया रूप अपना सकते हैं। आप जिस किसी विकल्प को चुनें, उसे विस्तार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आपका वर्तमान व्यवसाय एकल स्वामित्व संस्था के रूप में संगठित है तो आप एक प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं अथवा कोई साझेदार बना सकते हैं। यदि कोई साझेदारी फर्म है तो आप साझेदारों की संख्या बढ़ा सकते हैं अथवा इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि वर्तमान व्यवसाय प्राइवेट कंपनी के रूप में संगठित है तो आपके पास यह विकल्प है कि आप चाहे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दें अथवा न बदलें। 3. 5. संगठन के रूप का चुनाव। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय जैसे किराने की दुकानें, नाई की दुकान, छोटे भोजनालय तथा होटल, छोटे ऑटो वर्कशॉप, लेखन सामग्री की दुकानें, मिठाई की दुकानें, ड्राई क्लीनिंग की दुकानें, जूता निर्माता और विक्रेता, बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक के सामान की मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें, नाई, दर्जी आदि प्रधानतः एकल व्यापार संगठन होते हैं। इस प्रकार के व्यवसायों के लिए संगठन के एकल स्वामित्व रूप को तरजीह देने के कारण बिल्कुल स्पष्ट है।
वे छोटे पैमाने पर कार्य करते हैं, एक सीमित बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अथवा ग्राहकों या व्यापारियों की सीमित संख्या से व्यवहार करते हैं, तथा उन्हें सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इनमें आमने सामने की स्थिति से निपटने के लिए स्वामियों के वैयक्तिक ध्यान की आवश्यकता होती है। प्रबंधकीय कार्य स्वामी स्वयं ही सुगमतापूर्वक कर सकता है तथा सामान्यतः स्वामी स्वयं ही अपना मालिक तथा सक्रिय प्रबंधक होना चाहता है। अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन सामान्यतः साझेदारी फर्म के रूप में किया जाता है। सेवा उद्यम जैसे ऑटो वर्कशॉप, बड़े भोजनालय तथा होटल, बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार तथा मध्यम पैमाने के औद्योगिक संगठन जैसे सामान्यतः साझेदारी के रूप में गठित किए जाते हैं। इनमें उद्यमकर्ता एक फर्म के साझेदार के रूप में अपनी पूंजी, कौशल तथा अनुभव को एक साथ जुटाकर कार्य करते हैं। ऐसे उपक्रमों के आंतरिक संगठन की देखभाल वे साझेदार करते हैं, जिसमें उपक्रम की किसी विशेष क्रिया में विशेषज्ञता प्राप्त हो। उन उपक्रमों में जिनमें जोखिम काफी अधिक होता है तथा जिनमें मध्यम पैमाने पर कार्य होता है, सामान्यतः प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चुनाव किया जाता है। परिवहन उपक्रम, अवक्रय इकाइयां, वित्त तथा लीजिंग कंपनियां, मध्यम पैमाने की विनिर्माण कंपनियां सामान्यतः प्राइवेट कंपनियों के रूप में गठित की जाती हैं। ऐसे उपक्रमों में साझेदारी फर्म की तुलना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कार्यों के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है। बड़े पैमाने विनिर्माण संयंत्र, बड़े परिवहन उपक्रम, इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, बड़े विभागीय भंडार, दुकानें आदि सामान्यतः पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित की जाती हैं। इसके मुख्य कारण हैं बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता तथा बड़े जोखिम का होना। दूसरी ओर, संगठन का सहकारी रूप उस स्थिति में उपयुक्त होता है जबकि समाज के किसी एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करनी हो। अतः संगठन के सहकारी रूप का उपयोग उपभोक्ताओं, उत्पादकों, कृषकों आदि के लिए किया जाता है। 3.6 सारांश। स्थापना की सुगमता, सीमित देयता, पर्याप्त पूंजी जुटाने के अवसर, व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखना, लचीलापन, परिचालन में स्थायित्व, कम सरकारी नियंत्रण, कम कर भार, उच्चतर प्रबंधन कुशलता तथा अधिक स्वामित्व हित व्यावसायिक संगठन के आदर्श रूप के मुख्य लक्षण हैं। संगठन के 4 रूपों की तुलना से पता चलता है कि इनमें से किसी में भी सारे आदर्श लक्षण नहीं हैं। प्रत्येक रूप कुछ दृष्टियों से अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं है। स्थापना की सुगमता, सरकारी नियंत्रण, स्वामित्व हित, व्यावसायिक गोपनीयता तथा लचीलेपन की दृष्टि से एकल स्वामित्व तथा साझेदारी आदर्श रूप हैं। सीमित देयता, पूंजी जुटाने के अवसर, प्रबंधन क्षमता, स्थायित्व तथा परिचालन ही निरंतरता की दृष्टि से कंपनी तथा सहकारी समिति आदर्श रूप हैं। चूंकि प्रत्येक दृष्टि से कोई भी रूप आदर्श नहीं है, अतः उद्यमकर्ता को अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन के उपयुक्त रूप का चुनाव करना पड़ता है। नया व्यवसाय प्रारंभ करते समय संगठन के उपयुक्त रूप का चुनाव करने के लिए उद्यमकर्ता को व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय के आकार के कारोबार के क्षेत्र, पूंजी संबंधी आवश्यकताओं, वांछित नियंत्रण की मात्रा, व्यवसाय के प्रत्याशित जीवन तथा सहकारी नियमन के वांछित स्तर के संबंध में विचार करना पड़ता है। विस्तार के समय स्थिति के अनुसार उद्यमकर्ता या तो संगठन के वर्तमान रूप से काम चला सकता है अथवा संगठन का एक नया रूप अपना सकता है। इस विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छोटे व्यवसाय के लिए संगठन का सबसे उपयुक्त रूप एकल स्वामित्व है। यदि व्यवसाय अपेक्षाकृत बड़ा है तो साझेदारी उपयुक्त रूप है। मध्यम आकार वाले व्यवसाय के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदर्श रूप है तथा बड़े आकार वाले व्यवसाय के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी उपयुक्त है। जब समाज के किसी एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करनी हो,
तो सहकारी संगठन उपयुक्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले